एक जो सियासतदान आया था उसने कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है, तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे। प्रिंसिपल हम लोग बहुत सी चीज़ों पे एग्रीमेंट में हैं, और जिस तरह डॉक्टर फहमीदा साहब ने आपको बताया कि हम ये चीज़ें अपने अपने लेवल पे बैठ के तय करेंगे कि भाई इस मामलात को पाकिस्तान में जो ना प्रॉपर आइन की बहाली के लिए, पाकिस्तान में प्रॉपर गवर्नेंस के लिए किस तरह हम आगे बढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने डेरा गाजी खान में अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है और तरक्की हमारा मुकद्दर बन चुकी है। उन्होंने कहा कि एक सियासतदान, और हमने उनका क्लिप भी आपको सुनाया, ऑब्वियसली रेफर कर रहे थे, नाम नहीं लिया, रेफर कर रहे थे बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को, कि उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जब बाहर के ममालिक में जाते हैं तो पैसे बांटने जाते हैं। तो उन्होंने सवाल पूछा कि क्या वो जब जाया करते थे तो क्या वो पैसे बांटने के लिए जाते थे। तो इस हवाले से साथ में उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान में अब जो तरक्की है उसके लिए हमें धावों और जो चढ़ाई करने वाली सियासत है उसको तर्क करना होगा। डेरा गाजी खान में कैंसर हॉस्पिटल और राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान उन्होंने किया। दूसरी जानिब जो हमने आपको विजुअल दिखाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत एक अलायंस बना हुआ है, उनके रहनुमाओं ने आज कराची का दौरा किया और जो सिंध की जमातें हैं, जीडीए है, पीर पगाड़ा साहब हैं, अयाज पलीजो साहब हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और अपने जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है हुकूमत मुखालिफ, उसको वसअत देने की कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 रुकनी वफ्द की मुलाकात हुई थी और आज मीडिया इत्तलात के मुताबिक इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बानी चेयरमैन पीटीआई उनके वर्कर्स के केसेस के हवाले से शिकायत है वो चीफ जस्टिस साहब के नॉलेज में लाई गई और इस बात की तस्दीक की चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर साहब ने कि चीफ जस्टिस साहब ने पीटीआई से कहा है कि वो सिस्टम में रहें और बायकॉट से गुरेज करे। अभी जो पिछला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है उनके मुताबिक जो मीडिया ज़राए कह रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि पीटीआई के बायकॉट करने से बहुत से जो जजेस की तैनाती है उसमें कुछ चेंजेस आ सकती थी अगर वो मौजूद होते। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम मुल्क की सियासत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम गाजा में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का प्लान था कि वहां पर तामीर नौ के बाद जो गाजा के शहरी हैं उनको बेदखल किया जाएगा, उसके मुतबादल के तौर पर रियाज में एक बड़ी बैठक हुई है अरब ममालिक की और इसमें एक मुतबादल प्लान सामने लाया गया जिसे मिस्र फार्मूला कहा जा रहा है। 4 मार्च को कई सरबराही इजलास भी मुतवक्की है। उस हवाले से प्रोग्राम के दूसरे से हम गुफ्तगू करेंगे। पहले से हमें जिन नुमाइंदा सियासतदानों ने ज्वाइन किया और मैं आपसे कराया तो इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर रह चुके हैं, सेहत के खजाना के आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हमें ज्वाइन किया अली गौर बलोच साहब ने, साबिक मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। और कमर जमान कायरा साहब दौरान प्रोग्राम हमें ज्वाइन करेंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है। झगड़ा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। टू स्टार्ट विद, चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई पीटीआई के 7 रुकनी वफ्द की, मैंने खुलासा व्यूअर्स और आपके सामने रख दिया। क्या कहेंगे जो चीफ जस्टिस साहब का मशवरा कह रहे हैं या जो बातचीत में गुफ्तगू सामने आई कि पीटीआई सिस्टम का हिस्सा रहे और बाइकआउट से गुरेज करे? वैसे तो आप लोग इन अ वे खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में हैं तो सिस्टम का हिस्सा है। देखिए, अगर आप यही स्टेटमेंट देख लें जैसे आप कह रहे थे, मैं सोच रहा था कि जो चीफ जस्टिस साहब ने बात की थी कि चाहे हो सकता है कि कुछ जजेस की तैनातियों में फ़र्क आता, इम्प्लिकेशन क्या है कि जजेस की तैनाती जो है वो वन साइडेड है एग्जीक्यूटिव के हाथ में, क्योंकि इसमें तो मुझे कोई शक नहीं कि अगर ये जजेस के हाथ में होती तो जजेस की क्रेडिबिलिटी पे बाय एंड लार्ज उंगलियां ना उठाई जाती है। बाय इम्प्लिकेशन तो मैं ये सोच सकता हूं कि कम से कम चीफ जस्टिस साहब के कहने से ये लग रहा था कि जो ये 26वीं आईनी तरमीम का सिस्टम बना है इससे जजेस की तैनाती ठीक नहीं हो रही। वो खुद भी लेकिन इसी सिस्टम के तहत 26वीं तरमीम के बाद ही चीफ जस्टिस साहब बने हैं जी, और उनसे मेरे ख्याल में काफ़ी उम्मीद भी थी और है। मैं पेशावर से आता हूँ, ये पेशावर में रह चुके हैं, इनकी रेप्यूटेशन जो है वो अच्छी है। दूसरी चीज़ जो सिस्टम वाली बात है, जो एडवाइस है उनकी तरफ से, देखिए
ये अगर आप जो है वो इस पे एक्चुअल डिबेट भी करना चाहें ना, ये सवाल अगर सिस्टम को कोई रिग करे, अगर सिस्टम को कोई कंट्रोल करे, अगर सिस्टम को कोई मैनिपुलेट करे, तो आप और उसको जो है वो लीगली हर तरीके से जो रास्ता हो उसको फिर चैलेंज करने का वो बंद हो, तो आया हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सिस्टम को चैलेंज करना है या उस सिस्टम में रहना है? या अफरीदी साहब ने 2007 में किया था, जब एक मिलिट्री डिक्टेटर ने एक चीफ जस्टिस को अपनी कुर्सी से निकालने की कोशिश की थी। वो उन सारे वकीलों में से थे जो सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए। आज और मेरे ख्याल में पीटीआई के डेलीगेशन ने वहां पे सारे सवालात उठाए। जी, अली जफर साहब ने कहा कि उन तमाम नुकात रखे, 2 घंटे की मुलाकात लेकिन हुई। एक जो उसमें देखें सवाल है, फॉर एग्जाम्पल इसका जवाब या अफरीदी साहब के पास है या मेरे दोस्त जो पीएमएलएन के सेनेटर हैं बलोच साहब उनके पास है, फॉर्मर एमएनए सर, फॉर्मर एमएनए, कि आज भी इन फील्ड एक फैसला है फुल कोर्ट का कि पीटीआई को रिजर्व सीटें दी जाए। उससे आप अग्री करें, अग्री ना करें, मैं अग्री करूं, अग्री ना करूं, वो फैसला आज इन फील्ड है। कितनी बार इस सुप्रीम कोर्ट ने उसका पूछा है, कितनी बार इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश मेरे ख्याल में की वो है? तो आपको कहा गया कि तहरीरी तौर पे तमाम जो आप लोगों की ग्रीवेंसेस है, जब बात हुई तो मेरे ख्याल में ये भी बेहतर गौर साहब ने ये किया तो कि तहरीरी तौर पे ये देना। तो ग्रीवियंस की बात नहीं है ना, ये तो एक एग्जिस्टिंग फैसला है, वही आप कह सुप्रीम रहे हैं। कोर्ट की रिट का मसला है और ये उनको कहा भी गया। मैं शिबली फराज से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे कहा कि जो एक बात की, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, कि रिफॉर्म्स बेमानी है जब तक सुप्रीम कोर्ट की रिट रीएस्टैब्लिश ना हो। और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर के जजेस ला के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सर वो चेंज तो दूसरे करके, सूबों से भी लाए जाते हैं, नॉट टू टेक स्पेसिफिकली कि लाहौर से, वो बलूचिस्तान से भी आए हुए हैं, कोई मसला नहीं वो है। खैबर पख्तूनख्वा से भी आते हैं। लेकिन अगर ये चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के बाद आते तो कोई मसला ना होता। इसका साहब खैर मकदम कर। ओके, अली गौर बलोच साहब, आपने गुफ्तगू सुनी झगड़ा साहब की, क्या कहेंगे सर? उन्होंने जो नुकात उठाए, कल की मीटिंग हुई, वैसे तो 19 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी मिले थे चीफ जस्टिस साहब से और अदालती इस्लाहात के हवाले से झगड़ा साहब ने जो बात की उस पर आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखें, बुनियादी तौर पर बात यह है कि मैं बात सुन रहा था जगड़ा साहब की। जी जी, सूरत ये है कि असल में जो सुप्रीम कोर्ट का माहौल है और जिस तरह से चंद जजेस जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे बन के काम कर रहे हैं और वो जजेस जो हैं जो कि गुड टू सी यू कहें वो इनको कबूल है, जो इनकी खातिर आइन को अपने फैसलों के जरिए दोबारा लिख दें वो जजेस इनको कबूल है। वरना तो चाहे कोई खातून जज हो तो बानी पीटीआई खुद धमकियां लगाने पे उतर आते हैं और फिर उसके बाद उनके दफ्तर में जाकर माफिया मांगते हुए भी नजर आते हैं। ये इनका वतीरा है। और खास तौर पर जिस तरह से इन्होंने कानून और आइन की बालादस्ती की धज्जियां साकिब निसार के साथ एक नेक्सस बना के उड़ाई, वो किसी से ढकी छुपी हुई तो नहीं है। अच्छा, आज किस तरह से ये कानून की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, अदलिया की बात करते हैं। ये तो शुक्रिया अदा करें फरीदी साहब का। फरीदी साहब अगर वो बायस्ड रहते और खास तौर पर वो जिस तरह से वो जजेस का एक नेक्सस बना हुआ था उसके अंदर वो उनके साथ चलते रहते तो फिर तो वो पीटीआई वालों को काबिल कबूल थे। आज अगर वो एक गैर मुतनाज़े जज की हैसियत से सामने आए हैं तो वो इनको कबूल नहीं है। जो इनकी पार्टी की कैंपेन चलाएं, जो इनकी पार्टी के हक में फैसले करें, वो जजेस तो हो गए जी आईनी जजेस। ये अभी सीट्स पर झगड़ा साहब ने बात की। देखिए, गुजारिश ये है कि उस पर पार्लियामान अपना वाज़ेह स्टैंड ले चुकी है, अपनी बालादस्ती कायम कर चुकी है और उसके ऊपर कानून साजी कर चुकी है। जाहिर है ये मामला सुप्रीम ये फैसले का नहीं है। ये इस वक्त पार्लियामान पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी इदारा है जिसने के साबित किया पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में, मैं समझता हूं कि पार्लियामान ने अपना वो किरदार अदा किया है और अपनी वो सुप्रीमेसी जो है वो बहाल करने की बात की है जो आज तक ये नाम निहाद लोग मतलब है कि कभी भी पार्लियामान में बैठकर ना करवा सके।
खास तौर पर जब ये कहते थे कि हमारे लोगों को तो इजलास में भेजा जाता है, हमारे कहने पर तो आता नहीं, क्या उस वक्त ये कानून और आइन की बालादस्ती की बात कर रहे थे? जब ये कहते थे कि मैं पूरी लाइफ टाइम जो है वो मतलब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूं, वो कानून और आइन की बालादस्ती की बात कर रहे थे। तो और जिस तरह से इन्होंने अपने डिप्टी स्पीकर के साथ मिलकर कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई, वो उस वक्त ये किस कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते थे? तो ये बात ये ना करें कि ये कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। अलबत्ता ये वो फेवरिज्म चाहते हैं, ये वो जो जाहिर है कि पूरे मुल्क के आइन और कानून का जो कैनवस है उसके ऊपर ये दाग लगाना चाहते हैं। तो इसलिए ये इनको सिर्फ वही बात सूट करती है जो कि इनके हक में हो, जो कि इनके हक में फैसला है, चाहे वो कानून से बालातर हो, चाहे वो आइन से बालातर हो। अगर ये कानून और आइन पर यकीन रखते होते तो आज स्पेशल सीट्स की बात ना करते, ये पार्लिमान की बालादस्ती की बात करते। ठीक है सर, आपका भी नुक्ता आ गया और झगड़ा साहब का भी आ गया। कमर जमान कारी साहब ज्वाइन किया। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया नवाज सर। तैमूर सलीम झगड़ा साहब सर गुफ्तगू कर रहे थे और अली गौर बलोच साहब हैं। झगड़ा साहब के कुछ नुकात सामने आए थे, अली गौर बलोच जवाब दे रहे थे। आप किस तरह लेंगे इसको? कमर जमान कारी साहब, चीफ जस्टिस साहब की मुलाकातें हुई हैं वजीर आजम से भी वफ्द के हमरा और अपोजिशन की जमात PTI के 7 रुकनी वफ्द से, जिसमें आज बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि आप सिस्टम का हिस्सा रहें, बायकॉट ना करें। इस पे झगड़ा साहब मोतरज हैं कि सिस्टम जो है वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर रहा जो PTI का राइट बनती है इनके मुताबिक। तो उन्होंने 2007 की एग्जाम्पल दे रहे थे कि उस वक्त तो सिस्टम के खिलाफ वकला खड़े थे और उनमें मौजूदा चीफ जस्टिस साहब भी शामिल थे। तो अब इनको कहा जा रहा है कि सिस्टम का हिस्सा बने। आप पाकिस्तानी तारीख से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ है, क्या कहेंगे सर? आपकी बड़ी सीनियर एक वॉइस होती है, प्लीज गो अहेड। अनवार साहब, गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब से मुलाकातें ये मामूल का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ऐसी कोई गैर मामूली बात भी नहीं है जी। चीफ जस्टिस से हुक्मरान भी मिलते रहते हैं, अपोजिशन के रहनुमा भी मिलते रहते हैं, और इस वक्त चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश है और ज़रूरत है इस अमर की कि लॉ रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स की जाएं। तो उसके लिए अगर उनको उनकी आराह ली है तो बहुत अच्छी बात है। अब 2 घंटे की डिस्कशन है तो 2 घंटे में सिर्फ कानून तो बहस में नहीं आया होगा जी। जब PTI की तरफ से चीफ जस्टिस साहब को जो बातें उमर अयूब साहब ने और उनके साथियों ने जब वो बाहर आए तो उन्होंने प्रेस टॉक करते हुए बताया कि हमने फंडामेंटल राइट्स का भी जिक्र किया है, हमने सियासी हालात का भी जिक्र किया है, कैदियों के साथ जो कुछ हो रहा है उसका भी जिक्र, जो भी उन्होंने पूरा अपना एजेंडा बताया कि हमने चीफ जस्टिस साहब के साथ ये भी कहा है। तो उसमें ज़ैली बात आई होगी, चीफ जस्टिस साहब ने ये कोई एजेंडा आइटम के तौर पे नहीं रख, मेरा ख्याल है एजेंडा आइटम नहीं होगा उनका। उसके जवाब में उन्होंने यही कहा होगा कि आप सिस्टम के अंदर रहते हुए आप अपना एहतजाज भी करें, लेकिन सिस्टम से हट के फायदा नहीं होगा। तो सिस्टम के अंदर रहने से मुराद, मेरा हो सकता है मेरी गलती हो, वो यही है कि आप असेंबलियों के अंदर रहें, कहीं माजी की तरह असेंबलियां छोड़ कर चले जाएं, आप पार्लियामान के अंदर रहें और वहां बैठ के अपना जो एहतजाज है वो करें, तो उसका बायकॉट ना करें। बाकी एहतजाज करना अपोजिशन का हक है, मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस साहब ने उसके बारे में कुछ कहा हो। रही बात जो जजेस की एलिवेशन हुई है, अभी जो कानून साजी हुई है जी या आइन का अंदर जो तरामीम हुई है, देखिए अनवार एक बड़ा सिंपल कुलिया है, हर दौर में जब तरामीम होती है या हुकूमत कोई फैसले लेती है तो अपोजिशन उसको लाजम अपोज करती है। ये हमारी बदकिस्मती है, हालांकि अच्छी चीजों को अपोज नहीं करना चाहिए, हम भी करते रहे, ये एक रवायत बन गई है। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अपोज करने वाले थोड़े होते हैं और वोट देने वाले ज्यादा होते हैं। वो जुडिशल कमीशन हो, वो पार्लियामेंट हो, वो असेंबली हो, तीनों जगहों पे वो लोग जो मेजॉरिटी में होकर फैसले करेंगे। अब जुडिशल कमीशन में 2 जज साहिबान उठ के चले गए तो हमें एतराज है कि उन जज साहिबान की राय क्यों नहीं सुनी गई। तो सवाल ये है कि उन जज साहिबान के मुकाबले में 4-5 दूसरे भी जज साहिबान ही बैठे थे जी, और अक्सरियत फैसले करती है और वहां पे अपोजिशन के लोग भी बैठे थे। झगड़ा साहब को ये भी इतराज है, एग्जेक्टिव का रोल आ गया। कार साहब कथा क्लेम माजरत, इनका ये भी रोल था कि जजेस की एलिवेशन में एग्जेक्टिव का रोल भी डोमिनेट हो गया है। एग्जेक्टिव का रोल तो नहीं है, ज्यादा रोल बेसिकली पार्लियामेंट का है।
पार्लियामेंट के रोल को तो बहरहाल होना चाहिए। अच्छा। और उसमें उम्र के भी 2 नुमाइंदे हैं, अपोजिशन के भी 2 नुमाइंदे हैं, जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं। ये पहले भी हुआ करता था कि लॉ मिनिस्टर तो खैर सियासी बंदा होता है, ठीक। लेकिन मैं तो बात ये कह रहा हूं ना कि इसके ऊपर इनकी राय मोतबर अपनी जगह मोतबर होगी, मुझे उस पर एहतराम है, ठीक। लेकिन बहरहाल अक्सरियत ने फैसले करने हैं। सही। ये तो अदालतों के अंदर भी होता है ना कि अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जहां बेंच बैठता है, 3 जजेस, 5 जजेस, 9 जजेस बैठते हैं, तो कसरत राय से फैसला आता है। उसको लोग अपोज भी करते हैं, उसके खिलाफ भी लिखते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि अगर अकलियती जजेस ने कोई फैसला दिया है तो कहा जाए वो मानना तो वही है जो अक्सरियत ने दिया है। अब अगर किसी की राय ये हो कि ये असेंबली अच्छी नहीं है, इसका ये इलेक्शन अच्छा नहीं हुआ, लिहाजा इनको ये इख्तियार नहीं है, तो ये एक बड़ी खौफनाक बहस है, ये बड़ी लंबी बहस है। ये असेंबलियां जैसी भी हैं, माजी में भी ऐसी ही थी, ये ग्रेजुअली आस्ता आस्ता निज़ाम चलते हुए बेहतर होंगी। अगर किसी का ये ख्याल हो कि इस असेंबली को आइन अमेंड करने का इख्तियार नहीं था, फिर कानून बनाने का भी इख्तियार नहीं था, फिर बजट बनाने का भी इख्तियार नहीं था, तो आपको फिर इस हुकूमत को और इस असेंबली को नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये बात याद रखिए, अक्सरियत बैठी असेंबली में कानून बनाएगी, अदालत में बैठी हुई अक्सरियत फैसले करेगी। उसको अपोज करने के अपने तरीके हैं और हमें उसको विद इन लिमिट्स अपोज करने का बिल्कुल हक है, करना चाहिए। ओके सर, पॉइंट आ गया। झगड़ा साहब आपने सुन लिया, कारा साहब भी कह रहे हैं कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, असेंबली है, उसकी एक्सेप्टेंस आप लोगों ने की, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, सेनेट में भी, कौमी असेंबली में भी। बलोच साहब ने कहा, उसको मैं ज़्यादा उसमें डेवलप नहीं करना चाहता, लेकिन माजी में उनका गुड टू सी यू वाली अदालत थी, 3 रुकनी बेंच एक उर्फ़े आम में नाम पड़ गया था, वो आपके दौरे हुकूमत में था कि अगर केस 3 रुकनी बेंच के सामने लग गया तो समझ लो कि फैसला क्या आएगा। अब आपको इतराज़ है मौजूदा जो सूरत हाल है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिटिक्स रमज़ान के बाद क्या इवॉल्व होने जा रही है? आप लोग जीडीए को भी मिलाना चाह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब को भी मिलाना चाह रहे हैं, अचकज़ई साहब को भी मिलाना चाह रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब को आपने रेफ़र किया, जब तक से नून लीग के साथ थे आप उनके सख्त नाकिद थे, अब वो आप लोगों के साथ है, उनकी अपनी जमात है। इसके अलावा यास पलीजो, पीर पगाड़ा। तो सर इतने मुख्तलिफुल ख्याल लोगों के साथ जो आप लोगों का सफ़र है वो आगे बढ़ सकेगा? क्योंकि पीटीआई यूजुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन मेकिंग करती है। 2-3 बातें क्विकली और मैं इस पे भी आता हूँ। कायरा साहब ने ठीक कहा, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ों को, जमहूरियत को ग्रेजुअली चेंज होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुअली आगे जाना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। एग्जैक्टली ठीक है कि 18 के इलेक्शंस इनके मुताबिक 13 से ज़्यादा मुतनाज़े और 24 के इलेक्शंस ऐसे कि जी वो पठान की रिपोर्ट आए तो आज पठान की सारी ऑर्गेनाइजेशन ही इलीगल हो जाए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये गुड टू सी यू वाला नाटक जो है वो बहुत हो गया, क्योंकि यही मंसूर अली शाह साहब थे जी, यही अथर मिनल्ला साहब थे जिनकी वजह से सूबाई इलेक्शन नहीं हुए। ठीक है, तो वो ठीक थे। वही सारे 5 जज थे, उसमें मेरे ख्याल में बंदयाल साहब भी थे जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोट दे दिया था जी। यही बाबर सत्तार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिनकी मुखालफत हमने की है। ये सारे इंडिपेंडेंट जजेस हैं। हमने ये लेसन सीखा है, बराए मेहरबानी जिन लोगों का इंडिपेंडेंट ख्याल हो उनको इस सिस्टम से ना निकालें, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ये आप लोगों ने लर्न किया, आप कहना आपने बिल्कुल लर्न किया है यार। आई होप कलेक्टिवली लर्न किया, इंडिविजुअली सो तो बहुत से लोग हम इसमें बिलीव करते थे, करते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में इस तरीके से तो तकरीबन हर एक बात का जवाब जो है वो आपको मिल जाएगा। इसका जवाब नहीं मिला। पार्लियामान रिवर्स में जो है वो कोई कानून साजी नहीं कर सकती। अच्छा, वैसे इनका कसूर इन दैट वे नहीं है, ये सीटें इनके हाथ में शायद है नहीं जो इनको कह रहा है कि सीटें दे ना दे, अब इनको डिफेंड करना पड़ता है। नंबर्स को तो इनका कोई फर्क नहीं पड़ता ना, रिजर्व सीटें आए ना आए। पार्लियामेंट लेजिस्लेशन की ना उसके, जो अली गौर बलोच साहब कह रहे हैं यार, पार्लियामेंट लेजिस्लेशन हुकूमत इस बात पे तो नहीं कर सकती कि वो इलेक्शन हारे। अब ये तो यही मकसद हुआ कि कल हुकूमत आके कर लेगी कि जी चूंकि हम मेजॉरिटी में हैं, बाकी भी 342 में से सीटें हमारी हो गई क्योंकि अवाम की जो ओवरऑल विल है वो हमारे हक में है। ठीक है, इफेक्टिवली यही बात कर रहे हैं ना। अच्छा, ये सारा मैंने इसलिए कहा, और वो मेरे ख्याल में आपने पतन की आप रिपोर्ट की बात करते हैं। ओके, हाँ, ये हमेशा ही वैसे मुतनाज़र है, जो हमेशा जो जीतते हैं वो कहते हैं मुतनाज़र रिपोर्ट है, जो आते हैं वो कहते हैं बिल्कुल सही रिपोर्ट नहीं है। लेकिन वो वॉर ऑन वोटर्स रिपोर्ट का नाम है, वो वॉर ऑन पतन तो नहीं बंद जाना चाहिए था ना बाद में। बाकी अगर इस सब का खुलासा आप लें जी,
देखिए आगे या तो जो लीगल एवेन्यूज हैं वो लीगल एवेन्यूज अवेलेबल हो तो वो इस्तेमाल कर देंगे। मेरी सीट ले लें, 300-400 दिन तकरीबन हो गए अभी यार। वो एक ट्रिब्यूनल से दूसरे, दूसरे से तीसरे जज, एक एलिवेट हो जाता है, दूसरा वापस कर देता है। ये अदालती इस्लाहात में नुक्ता लाए ना कि टाइमलाइन नहीं, ये रखें ना। अदालती इस्लाहात के साथ इसका ताल्लुक नहीं। पार्लिमानी इस्लाहात में ले आए। नहीं, ये जो है अब जो वो ग्रैंड बनाई- अलायंस बनाए उसमें ये नुक्ता भी ये- शामिल कर लेना। यार कानून तो मौजूद है, जब आप प्रेशर के तहत सिस्टम को चलाते हैं तो फिर उसका इस्लाहात से कोई ताल्लुक नहीं है। आगे अगर वो जो हुकूमत मुख्तलिफुल की- ख्याल अपोजिशन के जो एक इकट्ठ बन रहे हैं आप लोगों का, उसी पे मैं- हाँ वो चल पाएगा? हाँ, क्योंकि वो फैसला कौन करेगा उसका फाइनल? वो तो खान साहब करते हैं ना, आपके तमाम पार्टी नहीं, के ये फैसले मैं भी। बताता हूँ क्यों चलेगा। वो ये इसलिए चलेगा क्योंकि अगेन इसका एजेंडा बड़ा मुख्तसर और फोकस्ड होगा, और वो ये होगा कि जमहूरियत की बहाली, ना कोई एक दूसरे से शादी करने लगे, ना पार्टी वो आप मर्ज लोगों करने की ये लगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे मौलाना फजल रहमान साहब ऑन बोर्ड होंगे? आप लोगों ने कहा ना रेमिटेंसेस मत दे, मैं ख्याल है मौलाना साहब इस पे आएंगे आपके तो साथ? शायद जब अलायंस बन जाए तो कुछ ऐसे हमारे इकदाम हो जिस पे वो हमें कन्विंस कर दें, और शायद वो पीटीआई के लिए बेहतर हो। जैसे 26वीं तरमीम के मामले में काफी हद तक नहीं, आपको अनबोर्ड कर लिया था, 26वीं तरमीम उसमें पे- काफी अनबोर्ड कर लिया था। 26वीं तरमीम पे अगर आप सच पूछ लें, और उसके हक में कोई नहीं था, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी भी नहीं थी, इनसे तो वोट लेना था। मौलाना साहब ने एंड में देना था क्योंकि उनके मेंबर्स भी जो थे वो कुछ उनके पास है नहीं, वो जो वो टोन डाउन किया उसमें मौलाना साहब कहते हैं हमने बड़ी टोन डाउन मुशावरत, सलमान अकरम राजा साहब ने टोन शामिल डाउन थे। करने पे मुशावरत की थी, क्योंकि ये तो मिलिट्री कोर्ट्स को आइन का हिस्सा बनाने लगे थे। आपके दौर में नहीं बनी थी? आइन का हिस्सा तो सनसेट क्लॉज के साथ बनी थी। सनसेट क्लॉज के साथ भी इनके दौर में ही बनी थी। और एक और भी मैं बात कह दूं, ये जो सारा साकिब निसार का होता, उस वक्त भी हुकूमत इनकी थी, आज भी हुकूमत इनकी है। अगर इल्जाम ये था कि साकिब निसार ऑपोजिशन के साथ मिले हुए थे या कोई ऑपोजिशन के साथ मिला हुआ है, तो जिनकी सपोर्ट हासिल है उनसे ही गिला वो तो करें अब ना। सलमान, उनका वो तो हो शेर गया। अफजल मरवत साहब और सलमान अकरम राजा साहब जब सेक्रेटरी जनरल है वो भी कह रहे हैं कि पनामा का फैसला जो है वो लीगली ठीक नहीं था, जिस नुक्ते पे सजा मिलनी चाहिए थी उस पर नहीं मिली। कारा साहब, आपने सर गुफ्तगू सुनी तैमूर झगड़ा साहब की, क्या कहते हैं? वो कहते हैं ऑपोजिशन अलायंस भी आगे चल पाएगा, ब्रॉडर आउटलाइन इनके पास मौजूद है। वो कहते हैं पार्लियामेंट का जो राइट ये नहीं हो सकता कि उनको बिल्कुल राइट हो कि अगर मेजॉरिटी है तो आइन में रद्द-बदल कर दें। देखिए, पहली गुजारिश ये है कि जहां तक ताल्लुक अदालतों के केस डिले होने का है, तो हमारी तारीख बड़ी पड़ी है, ये बड़ा अलमिया है और इसको बैठ के हल करने की जरूरत है। सारी सियासी जमातें सर जोड़े इस पे कि कमीशन बनते हैं या ट्रिब्यूनल बनते हैं, 5-5 साल कि असम्बलियां खत्म हो जाती हैं, अगलियां असम्बलियां आ जाती हैं और पिछले असम्बलियों के जो चैलेंज किए हुए फैसले हैं वो रिजल्ट नहीं आते। ये मुझे सिर्फ मिसाल के लिए मैं कहने लगा हूँ कि खान साहब के जो कासिम सूरी साहब थे, वो 5 साल तक स्टे ऑर्डर पे रहे थे डिप्टी स्पीकर। जी जी। तो ये हमारी तारीख है और किस्मती है, इसको ठीक करने की जरूरत है। हाँ, इसमें जो भी अपोजिशन और हुकूमत जब बैठे तो उनको लीगल रिफॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और साथ ही साथ जो असल रिफॉर्म्स अब चाहिए करने की वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म, के इलेक्शन कैसे बेहतर हो सके। माजी में जो इलेक्शन थे उसमें हमने कोशिशें की, बेहतरी की, बेहतर हुए भी, फिर खराबी की तरफ चले गए, लेकिन इस खराबी की बुनियाद फिर 2018 में ज्यादा रखी गई। पर ये कोई जवाब नहीं देना, मैंने सिर्फ इतनी गुजारिश है कि ये सारी चीजें ठीक होने वाली हैं जब सियासी कुव्वतें बैठेंगी, आपस में सर जोड़ेंगी, काम आगे चलेगा। कंडीशनलिटीज के साथ न झगड़ा साहब मुझे बिठा सकते हैं न मैं इनको बिठा सकता हूं। अगर शराइत के साथ बैठना है, अगर आप ओपन एजेंडे के साथ बैठना चाहिए, इनको भी बैठना चाहिए, मुझे भी बैठना चाहिए, दीगर को भी। रही बात अपोजिशन की, अपोजिशन को अलायंस बनाने का हक है। आप मुतसादिमुल ख्याल जमातें हैं, तो पहले भी ऐसी जमातें अलायंसेस बनाती रही। हमारी जो PNA बना था जी, वो भी ऐसी मुख्तलिफुल ख्याल जमातें थी। जब MRD बनी थी वो भी मुख्तलिफुल ख्याल जमातें थी। अभी हमने बनाया था जो PDM, वो भी मुख्तलिफुल ख्याल जमातें थी। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। उनको हक है कि वो एहतजाज करने के लिए, लेकिन वो एहतजाज अब असलूब के अंदर रहे। एक बात ये अपनी जगह मोतबर है कि मुल्क के अंदर जितने भी इत्तेहाद बने, उन इत्तेहादों के नतीजे में जो अलायंसेस बन के चले, कभी भी इलेक्शन नहीं हुए, उसके नतीजे में कोई गैर आईनी काम हुआ। और गैर आईनी काम कभी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुआ, कभी अदालत की तरफ से, और तब जाके
निज़ाम जो हमारा मुअत्तल हुआ, ये हमारे मुल्क की तारीख है, जहां तक मैं जानता हूँ इसको। ओके, तो मेरा ख्याल है इसको सामने रख के हमें आगे बढ़ने के लिए। अली गौर साहब आप हैं हमारे साथ? अली गौर बलूच साहब, ओके, वो बेखल में इसको दोबारा हम रिकनेक्ट करते हैं। झगड़ा साहब आप थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े, अब आप लोगों की स्ट्रेटेजी है, जैसे वैसे तो कायरा साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ, आपने चीफ जस्टिस साहब से आपकी 2 घंटे की मुलाकात होगी और अच्छी बात है मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ को 3 खुले लेटर्स इमरान खान साहब ने लिखे, तो हुकूमत के साथ भी कोई लेटर लिख लें या कोई बातचीत का सिलसिला शुरू कर लें। अगर रमज़ान शरीफ के बाद दोबारा आप लोगों ने इधर आना है और वही एक्सरसाइज जो कायरा साहब ने कहा है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता, तो बेहतर है कि मुज़ाकरात में बैठ के इनसे बातचीत करके मिनिमम कॉमन एजेंडे पे कोई मामला तय कर लें। देखिए, रुजू तो अब हर जगह कर रहे हैं ना। जहाँ कायरा साहब ने अच्छी एनालिसिस दी, जहाँ तक अलायंस के नतीजे में कोई गैर आइनी काम का होना है तो वो तो पहले से हो रहा है, ये फ़र्क है ना। फ़र्क ही एक्चुअली ये है इस क्राइसिस आपकी हुकूमत है इस वक्त सेटअप में है, लेकिन ओवरऑल नेशनल सेटअप हमारे हुकूमत की क्या औकात, जो हमारे हुकूमत के मिनिस्टर्स अडियाला जेल मैनुअल के तहत जाते हैं, आइन के मुताबिक वो रियासत का हिस्सा है, उनको मिलने नहीं दिया जाता। तो ठीक है, तो साहब जी सर साहब, वैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब को आपकी हुकूमत पे एतराज है, वो कहते हैं मेरा वहां मैंडेट छीना गया। नहीं, ये कायरा साहब ये क्लियर करते हैं। देखें, मैंने तो हुकूमत को ये तजवीज की है कि खोल दें, जो सीट खोलनी है ऑफर ओपन कर दें। ऑब्वियसली मेरा स्टेक ज्यादा है, मेरी सीट पे जो हुआ है वो मौलाना साहब भी मानते हैं, वो एमल वली भी मानते हैं, जो नूर आलम खान की सीट पे हुआ है। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं ना, मौलाना साहब को छेड़ दिया कायरा साहब, मौलाना साहब को भी एतराज उन्हीं पे है जिन पे हमें एतराज है और आपको माजी पे होता था। बाकी वो डीआई खान की सियासत आ जाती है, वो थोड़ा दोनों साइड्स पे जो है वो इशू को ब्लर कर देती है। अली गौर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अली गौर बलूच साहब जी, अली गौर साहब आगे। अली भाई, वो आपने सुना झगड़ा साहब कह रहे हैं कि आप अमेरिका के सियासी मुफाहमत के तहत आगे बढ़े। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब डीजी खान में कह रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आई है, अब हम किसी सियासी तसाज़म के मुतहम्मल नहीं हो सकते। उन्होंने टेररिज्म के हवाले से भी बात की कि उस कार्रवाइयों को भी रोकना है, केपी और बलूचिस्तान में इफेक्ट हो रही है। लेकिन झगड़ा साहब कह रहे हैं कि उनके वज़रा को अडियाला जेल में मिलने मुलाकात करने के लिए इजाज़त नहीं दी जाती, तो आप भी कोई इनको रूम देंगे, पॉलिटिकल एकोमोडेशन के लिए कुशादा दिली का मुजाहरा करेंगे ताकि इनसे कोई बातचीत और राब्ते दोबारा बहाल हो? देखिए, हमारी तरफ से तो मैं समझता हूं कि हमेशा ही इंतहाई कुशादा दिली का ही मुजाहरा किया जाता है, लेकिन मैं झगड़ा साहब की खिदमत में ये जरूर अर्ज करूंगा, इन्हें वो वक्त याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में बंद थे और शहबाज शरीफ साहब भी जेल में थे, मरियम नवाज साहबा जेल में मुलाकात के लिए अपने वालिद के लिए आई और उनको वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया। फरियाल तालपुर साहबा को रात के 12 बजे घर से जिस हालात में गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया, वो भी किसी से ढका छुपा बने। उस वक्त तो बानी पीटीआई बगलें बजाया करते थे और इनके सारे लोग कि कमाल हो गया जनाब, फलां भी पकड़ा गया, फलां भी पकड़ा गया। और रोज जो मीडिया टॉक्स उनमें बड़े फख्र से सीना तान के कहते थे कि कल फलां आदमी गिरफ्तार हो जाएगा, परसों फलां। सर, ये दारों का सफर कब तक जारी रहेगा बलोच साहब? नहीं, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। मैं मतलब जाती तौर पर हमारी पार्टी किसी इंतकामी सियासत पर बिलीव नहीं करती जी, और ना ही मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक वक्त था और जाहिर है कि दोनों पार्टीज की लीडरशिप ने फिर उसके बाद जब मिसाके जमहूरियत सॉरी था जी जी हाँ जी, तो उसके बाद आपने देखा है कि मामला जो थे वो काफी हद तक बेहतर हुए हैं। लेकिन पीटीआई की सियासत ने जो है उन तमाम चीजों को जो है वो इंतहाई आकर उन्होंने तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। और आज तक अगर हमारी किसी एक पार्टी की तरफ से लॉकडाउन करना, 9 मई के वाकयात करना, फिर उसके बाद एक सूबाई हुकूमत जो है उसके तमाम वसाइल लेकर आप वफाक के ऊपर हमलावर हो जाते हैं और मतलब है कि आप किसी मुल्क और वफाक के कैपिटल के ग्रीन बेल्ट्स को आग लगा देते हैं, रेड जोन के अंदर दाखिल होते हैं। अब इनको कैसे टेबल पे बिठाएंगे सर? अब तो आप लोग जब तकरीर करते हैं आपके चीफ मिनिस्टर की ये इनकी
जुबान देखें कि कभी कहते हैं कि गोली का जवाब गोली से देंगे, कभी कहते हैं कि जनाब हम कफन बांध कर आ रहे हैं और ये कर देंगे। मुझे ये बताएं कि इंडिया आपका पड़ोसी मुल्क है, वहां पर 50 के करीब रियासतें हैं जी जी। और हर दूसरी रियासत में और सूबे में कोई मुख्तलिफ पार्टी की हुकूमतें हैं। तो आपने कभी देखा है कि उन्होंने अपने वफाक के ऊपर इस तरह से यलगार कर दी? प्रोटेस्ट तो वहां पर भी होते हैं और दीगर ममालिक में भी होते हैं। तो ये तो एक अनोखा तर्ज सियासत को बदलना होगा, आपका नुक्ता ये जाहिर है। देखें, जाती दफा ये कहकर गए थे कि माइंस बिछा कर जा रहे हैं, लेकिन और खास तौर पर ये तो मुल्क को डिफॉल्ट देखना चाह रहे थे। ये तो IMF को खतूत लिख रहे थे कि भाई पाकिस्तान को कर्जा ना दें। जी जी जी। इन तमाम हालात के बावजूद यकीन करें, हमें खुद भी यकीन नहीं था, लेकिन इतने थोड़े वक्त में एक इत्तेहादी हुकूमत, जाहिर है अकेली PMLN की गवर्नमेंट तो नहीं है, जरा ये इसका ले लूं इत्तेहादी हुकूमत की। मेरी गुजारिश सुन लें जी, प्लीज प्लीज। शबाना रोज मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज सिंगल डिजिट पर महंगाई है, पाकिस्तान की मईशत ग्रो कर रही है, स्टॉक एक्सचेंज के हालात बेहतर हो गए हैं, बाहर से इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रहे हैं। तो इसमें अगर आप मुल्क में फिर कोई 9 मई के वाकयात, कोई फिर इस किस्म की, तो शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। और ये मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए भी इंतहाई बेकरार थे। मतलब है टीवी पर आकर इन्होंने खप डाल दी कि जनाब हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, और पता भी नहीं चला जनाब, दरवाजा खोला और मुज़ाकरात से उठ के चले भी गए। जी, ये पूछ लेता हूं मैं इनसे। झगड़ा साहब, मईशत जो है उसकी अच्छी मईशत की नवीद दे रहे हैं। अली गौर बलोच साहब भी, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, और हमने उनका वो जुमला भी लगाया, वो ज़रबत रेफरिंग टू इमरान खान साहब, उनका कि मुझे कहते थे कि शायद मैं मांगने जा रहा हूँ, तो क्या ये जब जाते थे तो क्या बांटने जा रहे थे? तो आप तो हेल्म ऑफ अफेयर्स में रहे हैं, बेहतर है मुआशी जो इशारे हैं। यार कितनी उम्र होगी पाकिस्तान की? 77 साल। जी जी जी। 3 साल हमारी हुकूमत रही है ना। KP में 12 साल से, हाँ सेंटर में 3 साल रही है। ठीक है, 3 साल 8 माह। हाँ, KP में 12 साल में वो वाहिद पार्टी है 77 साल में जिसने कभी तारीख में दोबारा वोट लिया हो। और सेंटर में जो 74 साल, अब 74 और 3 का मुआवजना कर लें, 3 ही पार्टीज पाकिस्तान में हुकूमत में रही है, या भुट्टो खानदान, या शरीफ खानदान, या सम फॉर्म ऑफ मार्शल लॉ, कोई किसी और ने नहीं की। तो वो जो है आपने वो खानदान कह दी, जमाते हैं। ये कायरा साहब तो भुट्टो खानदान से नहीं है, और अली गौर बलोच साहब भी शरीफ खानदान से नहीं है। फर्क नहीं, बता दें जब बेनज़ीर की शहादत हुई थी तो पीपल्स पार्टी कायरा साहब को गई थी या एतजाज एहसन को या जरदारी साहब को गई? कैसे विल थी मोहतरम, विल थी ना, बस फिर। अच्छा, अब देखें जो आपने मईशत की बात की, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे सेगमेंट को। सर, कल खबर थी 8 मुख्तलिफ इदारे जो हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तकरीबन सारे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखा कि जिस तरीके से आपने ये IPPs के कॉन्ट्रैक्ट ज़बरदस्ती डंडे के जोर पे रीनेगोशिएट किए हैं, तो इसके बाद तो कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। तो ठीक है, तो ज्यादा सर ऐसे और इसलिए तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जाके एक चिकन की दुकान की, वो अलबैक चिकन की MOU पे जाके, तो आप चाहेंगे ना कि लोगों के तवानाई के जो बिजली के बिल ना कम होना सर, वो रीनेगोशिएट होने में क्या पाकिस्तानी अवाम को तो फायदा नहीं? एक चीज कहते हैं, क्योंकि शहबाज साहब को जो है वो सेइंग्स की का शौक है, जैसे उनका एक फेवरेट है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। वैसे ये किसका था? शहबाज का? नहीं, तारीख एतबार से ये मुझे नहीं याद। मेरे ख्याल में कारा साहब जो कि तारीख के स्टूडेंट हैं, लेकिन दूसरा भी सुनिए ना, एक और भी है, डोंट बी पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश। हाँ, ये भी है। ठीक है, जब आप 8 इन्वेस्टर्स को भगा देंगे, इसका ट्रैक रिकॉर्ड पहले से है। ओके। 2004-5 में जब एतिसलात ने PTCL को लिया था, आज तक उनके $800 मिलियन की एसेट की, हाँ, वो कोई हुकूमत भी रिकवर ना करा सकी। ठीक है, तो जब ये नहीं होता, इन्वेस्टर कैसे आएगा? तो आपने वैसे मैशत के तो बड़े तकून होते हैं, लेकिन आपने उसको चुना IPPs का। कायरा साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे लास्ट में सर, फिर मैंने क्लोज जी, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूं कि जहां तक मुआशी इशारे हैं बेहतरी की तरफ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और उसको सारी दुनिया रिकग्नाइज कर रही है। पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी एक साल में, 6 महीने में फिक्स नहीं हो गई कि सारी दुनिया इस पर इत्मीनान का इजहार करे। और इंटरनेशनल इदारों ने अगर ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, तो उन्होंने वज़ीर आज़म को क्या कहा है कि आपने जो IPPs के साथ मुआहदे रिविजिट कराए हैं, यकीनन उस पर कुछ ना कुछ हुकूमत हाथ मरोड़ती है, वरना आसानी से आने वाला पैसा कौन छोड़ता है।
जी। सो अगर उन्होंने किया है तो क्या वो कौम के मफाद में किया है या कौम के नुकसान में किया है? यही मेरा सवाल अगर था। कौम के मफाद में किया है तो फिर उन इदारों को हम समझा लेंगे, उनको बता लेंगे और उनकी ऑब्जर्वेशन आती रहती हैं, लेकिन आपने अपने कौम के मफाद में फैसले करने हैं। और ये अगर माजी में कोई गलत फैसले हुए उनको करेक्ट किया गया है तो ये एक अच्छा इकदाम है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। चल, ओके। तीसरी गुजारिश जी सर। तीसरी गुजारिश कि शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश, हम कहें कि अपोजिशन की तरफ से देखें तो सब हालात खराब हैं, अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो बहुत बेहतरी की चीजें भी मौजूद हैं। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात का सामना है, छोटी सी नहीं, बड़ी मुश्किलात का सामना है, और हम सबको बड़े तहम्मुल से, डजन मीन्स के अपोजिशन अपना हक ना मांगे, अपोजिशन अपना हक मांगे, एहतजाज करे, लेकिन उसको एक लिमिट में रखे ताकि पाकिस्तान के ऊपर लोगों का एतबार जरा जो थोड़ा थोड़ा कायम हो रहा है, ये कायम हो, वो बहाल रहे। लोगों को ये पता हो कि जो भी हुकूमत आएगी पॉलिसीज आगे चलेगी, और इसके लिए सियासी कुव्वतों को अल्टीमेटली बैठना होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और कोई रास्ता नहीं। सर, ये बड़ा अहम नुक्ता आप उठाया, वक्त मेरा खत्म हो जा रहा है। बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आपने अपना नजर दिया। कमरजान कायरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अली गौल बरूच साहब ने मुशर्रफ नवाज का नुक्ता नजर दिया। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी, मुख्तलिफ नज़रियात पर मबनी है, लेकिन टेक अवे यही है जो कायरा साहब ने कहा कि आज नहीं तो कल तमाम सियासी जमातों को आपस से बैठकर इन मामलात को रिजॉल्व करना होगा। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो जो मुतबादिल प्लान सामने आ रहा है, जो रियाज में बड़ी बैठक हुई है, उस हवाले से तफसीलात जानेंगे। वक्फे के बाद दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। And the fifth wicket is down. आज का खेल पाकिस्तान के लिए जीतना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। We have to win this match. कैप्टन को ग्राउंड में भेजो, वो इस गेम को चेंज कर सकती है। Captain, you're next. Win this game for us. And the skipper comes in the ground. क्या मरियम इस गेम का रुख बदल पाएंगे? मरियम पिच पर सेट, क्राउड दिल थामे हुए। कैन शी डू इट? और ये गेम बाउंड्री से बाहर। ये एक और गेम, फिर हवा में और फिर बाउंड्री के बाहर। And another sixer. एक और छक्का, एक जबरदस्त इनिंग्स, और ये बॉल फील्ड से बाहर। Another great boundary. एक ही ओवर में 6 छक्के। Well, that's a huge sixer. All 6 balls and big sixers. Miriam has changed the game. और ये एक तारीखी सेंचुरी, सिर्फ 1 साल और इतने छक्के। लाला संभल के देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमें ज्वाइन किया मंसूर जाफर साहब ने। आप मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं और अरब जर्नलिस्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब। बताइएगा, सदर ट्रंप का जो प्लान आया था गाजा के हवाले से, अब तो जो उनका हालिया इंटरव्यू आया फॉक्स पे, उससे उन्होंने कहा है कि वो मुसल्लत नहीं करेंगे। उनका अभी भी कहा है कि मेरा प्लान है लेकिन उसको ठोंसा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ बड़ी पेशरफ्त हुई है, रियाज में जो बड़ी बैठक हुई है,
अरब ममालिक के सरबराहों की, उसमें मुतबादल प्लान की बात की गई है। अभी तफसीलात सामने नहीं आई। मैं आपसे जानना चाहूँगा, और 4 मार्च को सरबराही इजलास भी होने जा रहा है, आप समझते हैं वो एक वाइबल प्लान होगा? और जो 53 अरब डॉलर के बारे में कहा जा रहा है कि उतना तखमीना लगाया गया है कि गजा में इतने बड़े पैमाने पर इसराइल ने तबाही डाली है उसकी तामीर नौ के लिए, आप समझते हैं कि ये काउंटर जो प्लान है, मुतबादल प्लान, ये काबिल कबूल होगा अमरीकी सदर के लिए? बहुत शुक्रिया जी। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप साहब के उस प्लान का ताल्लुक है कि जिसके नतीजे में वो गजा को खरीदना चाहते थे और इसराइल से एक कारोबारी डील के तौर पे खरीदना चाहते थे, उसमें यकीनन एक थोड़ा सा पसपाई का मामला हमें देखने को मिल रहा है। उसकी वजह यही है कि जो फौरी रद्द-ए-अमल देखने को मिला, खास तौर पे मिस्र की तरफ से, उर्दन की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से, वो गैर मुतवक्को रद्द-ए-अमल था और जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्हें अपने इस प्लान के हवाले से पहले अपने व्हाइट हाउस से एक बयान जारी करवाना पड़ा, फिर उसके बाद उन्होंने उस पर इसरार छोड़ दिया और अब जो फॉक्स न्यूज़ के साथ उन्होंने रिसेंट इंटरव्यू में कहा है कि वो इस बात पर बहुत ज़्यादा तकाजा नहीं करेंगे। बहरहाल फिर भी उसके बावजूद वो इस प्लान को अच्छा प्लान समझते हैं। तो उस प्लान के हवाले से ही ये जो अभी सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में जो है जी एक बैठक हुई है जिसमें मिस्र, यूएई और दीगर अरब ममालिक के रहनुमा जो शामिल थे और शहजादा मोहम्मद ने वो होस्ट की थी मीटिंग। तो उसमें यकीनन एक गैर रस्मी अंदाज में बहुत सारे प्लान जो हैं वो जेर गौर आए हैं, जिसमें जो काबिल जिक्र बात जो है वो मिस्र, क्योंकि इस पूरे मामले को स्पेयर हेड कर रहा था इस वक्त, तो उनकी तरफ से जो प्लान गजा की रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई तकरीबन $20 बिलियन का एक मंसूबा जो है वो फंड किया जाएगा सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक और मिस्र के साथ, और उसके नतीजे में गजा की जो तामीर नौ का काम जो है। लेकिन अभी इस वक्त जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो 2 इशूज हैं कि गजा का जो इंतजाम और इंसमरान और ख़ास तौर पे जो माली मामलात हैं वो किस अथॉरिटी के सपोर्ट किए जाएंगे। आया वो वहाँ पे हमास जो इस वक्त वहाँ पे इंतजामी कंट्रोल जिसके पास इस वक्त भी मौजूद है उसे दिए जाएंगे, या फ़लस्तीन की जो नेशनल अथॉरिटी है जो महमूद अब्बास की क़यादत में वहाँ काम करती है उसे दिए जाएंगे। तो अभी इस मामले पर कोई हतमी राय जो है वो शुरका की तरफ से सामने नहीं आई, क्योंकि इन दोनों फरीकैन के हवाले से इसराइल का अपना मौक़िफ़ पहले जाहिर कर चुका है कि वो नहीं चाहते कि इस वक्त न तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी गजा का कंट्रोल संभाले और ना ही हमास के पास इसका कंट्रोल हो। इस वक्त कोई तीसरी फोर्स जो है उसके बारे में भी ऐसे इंदिया दिया जा रहा है कि शायद कोई एक अरब फोर्स जो है वो वहाँ पे उतारी जाए और उसके नतीजे में वहाँ का इंतज़ाम और इंसराम जो है वो रोज़मर्रा के मामला जो है वो चलाए जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके हवाले से जो इस वक्त स्पेड वर्क पहले किया गया है, जो नेतासेरियम कॉरिडोर में जहाँ पे मुख्तलिफ ऑब्जर्वर्स और मुख्तलिफ तफ्तीशी एहलकार मौजूद थे, उनकी तरफ से जो रिपोर्ट्स गई हैं ख़ासतौर पे इन मुल्कों के हुक्मरानों को या जो क़यादतों को, वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो अब भी यही बात बताते हैं कि इस वक्त भी गजा के हर हिस्से में जो इस वक्त हमास का कंट्रोल है, उसकी जो पुलिस और उसके जो अंदरून जो दाखिली सलामती से मुतल्लिक उनका एक अपना नेटवर्क था, वो जंगबंदी के अगले ही दिन जो है वो एक्टिवेट हो गए और उसके मज़ाहिर आपने और हमने टीवी स्क्रीन पर देखे हैं कि जिस अंदाज से उन्होंने कैदियों की रिहाई और तबादले के हवाले से आज भी एक्सचेंज हुआ है कैदियों का, आप सही कह रहे हो, आज भी एक्सचेंज हुआ है। तो आपका नुक्ता यह है कि ये अब 4 मार्च को जो मीटिंग होगी, ये $20 अरब की जिस हवाले से आपने बात की, तो इसका तय होगा कि इसको कैसे पूल किया जाएगा। और दूसरा जो जी बात मुकम्मल कीजिएगा सर। उसमें ये जो 4 अरब का जो 4 मार्च को होने वाला इजलास है, ये बुनियादी तौर पे अरब लीग का इजलास है। अच्छा, तो उसमें यकीनन जो एजेंडा यही है और ख़ास तौर पे गजा की तामीर नौ, लेकिन उसमें कोई कंक्रीट अंदाज में ये जो $20 बिलियन की बात की गई है, ये भी गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के हवाले से ही कुछ जराए को कोट करते हुए ये खबर बाहर निकली है, लेकिन इसके बारे में हतमी नहीं है। कुछ लोग इससे बड़ी अमाउंट की भी बात कर रहे हैं, लेकिन असल बात यही है कि गजा की जो तामीर नौ है और ख़ास तौर पे जो अगले प्लान है कि गजा का जो इंतज़ाम और इंसराम जो है वो किसके हवाले किया जाए, ये बहुत बड़े इशू है। और इस पे मैं समझता हूँ मिस्र जो है उसके स्टेक्स सबसे ज्यादा हैं और जो सदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है वो ऑफ द टेबल हो गया। वो तो एक अजीब सी बात कर रहे थे ना कि गाजा के जो 20 लाख बहादुर लोग हैं उनको बेदखल कर दिया जाए, आप समझते हैं वो अब ऑफ द टेबल है? जी, कम से कम उनके बयानात की हद तक तो हमें यही लग रहा है कि जिस अंदाज से
वो एक इस खित्ते को जहन्नमजार बनाने की धमकियां और ऐलानात कर रहे थे, तो अब उसकी हिद्दत और शिद्दत में बहुत हद तक कमी आ चुकी है। अब ये जो 4 मार्च का इजलास है, इसके बाद आने वाला जो एलामिया है या जो फैसले हैं, मैं समझता हूँ उसकी रोशनी में शायद व्हाइट हाउस या उसके जो नए मकीन हैं वो अपना एजेंडा जो है वो स्पेल आउट करेंगे और बताएंगे कि वो किस अंदाज से गजा के इस मामले को जो है या इस ऊंट को किस करवट बैठाना चाहते हैं। लेकिन ये बात तय है कि जो मंसूबा इस वक्त इसराइल के जहन और वहमो गुमान में था और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो एक बहुत हाई प्रोफाइल किस्म की जो चीज प्लान की थी, तो वो दोनों चीजें जो हैं वो इस वक्त डाई डाउन होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसकी बुनियादी रीजन जो है वो अरब रद्द-ए-अमल है, क्योंकि अरबों के लिए खासतौर पे जो अरब सऊदी अरब की क़यादत में मैं समझता हूँ जो बड़ी इफेक्टिव डिप्लोमेसी की गई है और उसमें मिस्र, उर्दन और बिलखुसूस जो मिस्री सदर की तरफ से वाशिंगटन ना जाने का जो ऐलान था, वो मैं समझता हूँ इस पूरे कज़िये का जो वो कौल फैसल साबित हुआ, क्योंकि आज तक ये नहीं हुआ कि मिस्र को अमेरिका से बुलावा आया हो और उन्होंने इस बात से इनकार किया हो कि वो इस मौके पर नहीं आना चाहते, क्योंकि इस एजेंडे के हवाले से ये जो बात वहाँ की जानी थी उसके हवाले से वो अपना मौक़िफ़ मोर देन वन प्लेटफॉर्म जो है वो पहले ही आश्कार कर चुके थे। तो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि इस वक्त जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ जो है इस मौजू पर बात की जाए। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उन दिनों में फिर एक धमकी और बयान दिया कि हम उर्दन और मिस्र को इस बात पे मजबूर करेंगे, क्योंकि हम उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। बहुत कुछ करने से मुराद कैंप डेविड का वो माहिदा है कि जिसके नतीजे में मिस्र और उर्दन को जो है बहुत बड़ी इमदाद जो है, अस्करी इमदाद जो है वो दी जा रही है। अब भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चाहे यूएस एड हो या दीगर मुख्तलिफ मालियाती इदारों के साथ अपने तालमेल ख़त्म किए हैं और उनकी इमदाद बंद की है, लेकिन ये दोनों मुल्क अब भी खुशनसीब ममालिक में शामिल हैं कि इनकी अस्करी इमदाद जो है इस वक्त भी जारी है। इस वक्त दुनिया के सिर्फ 3 मुल्क ऐसे हैं कि जिनकी अस्करी इमदाद जारी है, इसराइल, मिस्र और उर्दन। मैं समझता हूँ ये इनके सियासी जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से तमाम इस चीज़ को जो है वो पेश किया है। थैंक यू वेरी मच मंसूर जाफर साहब। और आपके नुकात बढ़ में कि जो रद्द अमल आया है अरब ममालिक की जानिब से, उन्होंने मजबूर किया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कि वो पीछे हटें, और उन्होंने जैसे अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि वो जो गाज़ा के हवाले से उनका प्लान है उसको मुसल्लत नहीं करेंगे। और एक बहुत बड़ी वजह जो बैन-अक़वामी माहिरीन है वो बता रहे हैं कि अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़्यादा तवज्जो यूक्रेन रशिया पीस एकॉर्ड की तरफ है और जो यूक्रेन के मिनरल्स हैं उसकी तरफ ज़्यादा वो मुतवज्जे हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है कि कम अज़ कम मशरिक़ वस्ता में जिस किस्म का वो एक सेटलमेंट चाह रहे थे वो तो एक तबाही का पेशखेमा साबित हो सकता था। आपने आज का प्रोग्राम देखा व्यूअर्स। चलते चलते कल चूँकि इंडिया और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच है, इंशाल्लाह हमारी दुआ और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जो है इससे कामयाबी हासिल होगी और चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान का सफ़र है, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर 29 साल बाद, वो जारी और सारी रहेगा। इन्हीं दुआया कलमात के साथ मुझे सैयद अनवारुल हसन और सश्ते की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।